हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य एग्जाम पर। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूपी पुलिस की जो है कि सीरीज में जीएस के सेगमेंट में 2-3 चैप्टरों की वीडियो आपको मिल चुकी है। बाकी हिंदी की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और ये एग्रीकल्चर है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। एक बात और है कि देखिए, समग्र विश्लेषण की बात हो रही है। इसमें समग्र विश्लेषण हम करेंगे। ध्यान सुनिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन इसको ध्यान से सुनना है, समझते हुए जाना है, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आप जो समझ लो बच्चों कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उनके पास बहुत अनुभव है। ठीक है। अगर वो पेपर सेट करेंगे तो आपसे थोड़ा सा अब इस ज़माने में थोड़ी सी समझदारी वाले क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। तो समझदारी वाले क्वेश्चन का मतलब है पूरी पढ़ाई, और पूरी पढ़ाई का मतलब है किसी भी टॉपिक को यदि 1 घंटे में समग्र विश्लेषण के साथ दिया जा रहा है तो उसी से आपका काम होगा। ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के, स्पीडी टाइप चीज़ें पढ़ के अब वो बातें नहीं फाइनल होने वाली हैं। आपसे जो है क्वेश्चन समझदारी वाले पूछे जाएंगे। इसीलिए हमने जो है कि जो भी हमारी टॉपिक है वो सारी टॉपिक पे जो है कि मैं समग्र विश्लेषण का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम भारतीय कृषि के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस चैनल को आप जो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक बात मान लो कि अगर बेटा ये बातें नहीं अभी समझ में आ रही है तो जो लोग आज तक लटके हुए हैं, जिनका अभी अभी हवा में चल रहे हैं, उनका यही कंडीशन रहेगा। अगर इस बात को नहीं फॉलो करेंगे, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं, क्योंकि रट्टा मारना है तो कितना रटोगे। ठीक है। 17-18 सब्जेक्टों को मिला के पेपर बन सेट किया जाता है, कितना रटोगे। समझने वाली बातें हैं, समझ लो। भारतीय कृषि के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से सुनना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में जो है कि कृषि का इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों। केवल कृषि ही देश के कुल श्रम शक्ति का लगभग 49% लोगों के लिए रोजगार सृजन करती है। यानी श्रम शक्ति का मतलब काम करने वाले लोग। अगर मैं काम करने वाले लोगों की बात करें, यानी श्रम आय की बात करें, श्रम उम्र की बात करें, श्रम का मतलब काम करने वाले, मेहनत करने वाले, तो हिंदुस्तान में कानूनी तौर से 15 से 59 साल के लोग जो होते हैं वो माना जाता है कि वो कामगार की श्रेणी में आते हैं। ये मैं बात बता चुका हूँ। तो 49% लोगों को रोजगार जो क्षेत्र प्रोवाइड कर रहा है, सोचो कितना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला यानी रीढ़ कहा जाता है इसको। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। यही लाइन अगर पूछ दे कृषि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यवसाय है, तो लोग कहेंगे कि यार हम लोग कृषि करते हैं कि प्राइवेट। अब प्राइवेट निजी का मतलब सीधा सीधा लोगों कंपनियों का अनुमान लगा लेते हैं कि प्राइवेट का मतलब कंपनियां होती हैं। प्राइवेट का मतलब हम और आप भी हैं, भारतीय किसान भी हैं। तो यही स्टेटमेंट दे दे कि यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, तब तो आप गए काम से। ठीक है। तो यही सारी बातें पकड़नी है ना। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। ज़्यादा कूका की नहीं करना है, ध्यान से समझते हुए जाना है। यह देश के लगभग 55% कृषि क्षेत्र पर जो है कि निर्भर है। देश के लगभग 55% जो है कि वो कृषि क्षेत्र पर जो है कि निर्भर है। इसको आप काट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात किए भारत में कृषि की, अब इसके महत्व की बात करें। इम्पोर्टेंस, महत्व होता क्या है बच्चों? महत्व का मतलब उसके सकारात्मक पहलू क्या है। सकारात्मक मतलब भी है कि आपका महत्व क्या है। अगर मैं पूछ दूं कि आप एज ए कैंडिडेट पुलिस भर्ती में आप शामिल हुए हैं, आपका क्या महत्व है पारिवारिक स्तर से, तो आप कहेंगे कि मैं घर के सारे काम करता हूँ, खेती करता हूँ, ये करता हूँ, सामान लाने का काम करता हूँ, मैं माता पिता के लिए सहारा हूँ। तो ये आपका महत्व है, आपकी आपकी जो है सकारात्मक पक्ष। तो कृषि का क्या महत्व है? कृषि जो क्या करती है, कृषि आपके औद्योगिक क्षेत्र हेतु वस्तुओं की आपूर्ति करती है। जितने इंडस्ट्री हैं, जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रियां हैं, यानी कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री। अरे यार, सूती कपड़ा बताओ, कॉटन से ही पैदा होता है, कपास से ही। तो कपास कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। काली मिट्टी में कपास पैदा होता है। सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो वही काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जो आपको गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है।
तो कपास से ही तो सूती कपड़ा उत्पादन होगा। सूती एक कंपनी ही है ना, तो औद्योगिक क्षेत्र है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र है तो वस्तुओं की आपूर्ति कौन करता है? कृषि करता है। चीनी उद्योग में आप देख लीजिए, कृषि से संबंधित गन्ना, गन्ना आपका कच्चा माल है, अगर कृषि नहीं उत्पादन करती तो चीनी कैसे आपको प्राप्त होती? बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, आप देख लो बच्चों, जो कृषि पे जो है कि सीधे सीधे डिपेंड है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि में भी योगदान करता है। नेशनल इनकम जो है उसको भी बढ़ाने का काम जो उनको कौन करता है? कृषि ही करती है। विदेशी व्यापार में भी इसके योगदान है। विदेशों में हमारे कृषि प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जो है विदेशों में हम उनको जो है निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। और रोजगार में भी योगदान करता है कौन? कृषि। कृषि आपके रोजगार में भी योगदान करता है, रोजगार में वृद्धि करता है। आज तो संपदा योजना के तहत आप जानते हैं, हाँ, और एक और योजना थी जो दिमाग में नहीं आ रही है, बाद में बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों जिसमें जो है कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण मतलब समझ लो कि जैसे मान लो कि कोई टमाटर उगा रहा है, तो टमाटर से आप उसको जो है केचप बना रहे हैं। हाँ, 1 किलो टमाटर में अगर 40 रुपये का टमाटर है बच्चों, तो उसमें जो है 200-300 रुपये का आप जो है केचप बेच देंगे। बहुत सारे ऐसे कृषि के प्रोडक्ट हैं जिनका जो है कि पैकेट बंद चीज़ों में उपयोग हो रहा है। तो रोजगार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करेंगे कि कृषि जो है कि भारतीय कृषि औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति करती है। जैसे वस्त्र में चीनी उद्योग, पटसन उद्योग। पटसन का मतलब सन, आप ध्यान दीजिएगा, सनई, पटुआ भी कहते हैं, पटसन, सन। सन से बहुत सारी चीज़ें, पहले रस्सी बनाई जाती थी, मोटी मोटी रस्सियाँ बनाई जाती थी। लोग कुओं में आने जाने की खुदाई वगैरह में यूज़ करते थे। रस्सियों से पशुओं में यूज़ करते थे, रस्सियों से उनके चारपाई वगैरह बनाते थे। आज जो है कि इसके जो बोरे वोरे तमाम चीज़ें बनती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि में भी योगदान करते हैं। स्वतंत्रता के समय जो है ना बच्चों, जो भारत की जीडीपी था उसमें जो है कृषि का योगदान 56% था, लेकिन 2022-23 आते आते ये 18% आ गया। यानी कि आज़ाद जब हिंदुस्तान हुआ, तो हिंदुस्तान के आज़ादी के समय जो पूरी हमारी अर्थव्यवस्था, अगर मान लो बच्चों 100 रुपये की थी, पूरी जीडीपी हमारी कितनी थी? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा बच्चों जान लो कि एक भौगोलिक सीमा के भीतर, अगर भौगोलिक सीमा ये इंडिया है, अगर हम इंडिया का मैप बना ले बच्चों, ये बहुत ही सुंदर मैप बनाए, इस पर आप खुश होइए, ताली भी बजा सकते हैं। तो ये इंडिया का मैप है बच्चों। तो इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है, उसके अंतिम मूल्य के योग को जो क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो ये पूरा जीडीपी है। अब इसमें चाहे कोई विदेशी कंपनी उत्पादन करे चाहे इंडिया की, वो जीडीपी में जोड़ी जाती है। तो अगर जीडीपी भारत की आज़ादी के समय पूरा 100 रुपया थी बच्चों, तो उसमें 56 रुपया जो है किसका था? कृषि क्षेत्र का था। लेकिन वर्तमान में ये 18 रुपये तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि कृषि का योगदान जीडीपी में घटता जा रहा है। तो एक बात ये समझ लीजिए, ये सकारात्मक चीज़ें हैं। जिस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटता जाता है, वो अर्थव्यवस्था विकसित और मतलब एक चीज़ समझिए, अल्प विकसित से विकासशील की तरफ बढ़ती हुई और विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कैसे? अगर मान लो कृषि क्षेत्र पे आपकी निर्भरता घटी है, अब 18% पे आ गए हैं, तो इसका मतलब कि आपकी सर्विस से क्षेत्र, देखो जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक बनाए गए हैं ना। हम जीडीपी की नहीं, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 3 क्षेत्रक बनाए गए हैं। इन तीनों क्षेत्रों को कुल उत्पादन से को ही जीडीपी में ऐड कर देते हैं। तो एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र आते हैं। दूसरी इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र, और तीसरा आपका सर्विस सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बेटा ऐसा क्षेत्र होता है ना जहाँ उत्पादन तो होता है लेकिन दिखता नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस सेक्टर है। यहाँ उत्पादन हो रहा है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। वो आपको झोले में भर के ले नहीं जाएंगे। जैसे आप बस पे बैठे, बस पे चढ़े, 100 किलोमीटर की यात्रा की, आपने कंडक्टर को 500 रुपये जो है किराया दिया, तो आपको वो कुछ झोले में भर के देता नहीं, आपके हाथ में नहीं कुछ आता है, लेकिन उत्पादन हो गया। तो सेवा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं। औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उन क्षेत्रों को कहा जाता है बेटा जहाँ उत्पादन दिखता है, होता है, दिखता है। यहाँ पे भी होता दिखता है। ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों को मिला के जो है कि हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो अगर एक कृषि क्षेत्र में आपका जो है 18% पे आप आ गए हैं, तो इसका मतलब बीच वाला उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की अब भारी बढ़ोतरी आपने की है। तो अर्थव्यवस्था अगर कृषि क्षेत्र से धीरे धीरे डेवलप कर जाए उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में, तो वो विकसित होती मानी जाती है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि कृषि औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति करती है। ये सारी
सारी चीज़ें हैं। प्रसंस्करण में योगदान देती है। स्वतंत्रता के समय हमारी जीडीपी में कृषि का 56% योगदान था, लेकिन अब 18% तक आ गया है। अगर बात की जाए देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन की, तो 330, 340, 350 मिलियन टन तक ये बातें पहुंच चुकी हैं हमारे उत्पादन की। विदेशी व्यापार में योगदान की बात करें बच्चों, तो भारत में चावल, चीनी, बागवानी फसलें, जैसे बागवानी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि आता है, ये सब हम जो है कि निर्यात करते हैं। भारतीय कृषि में 49% भाग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। आज भी भारतीय कृषि जो है कि अपने देश के 49% लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश निरंतर कम होना, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। समझ रहे हैं? आपकी अर्थव्यवस्था में 90% अगर कृषि क्षेत्र से पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब आप अल्प विकसित हैं। आपके यहाँ ना उद्योग का डेवलप हुआ है, ना आप सर्विस सेक्टर में डेवलप किए हैं। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। ठीक बच्चों, अब आगे बात कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे भारतीय कृषि में के अंतर्गत बच्चों हम फसलों का उत्पादन करते हैं। भारतीय कृषि के अंतर्गत हम फसलों का उत्पादन करते हैं। तो भारतीय कृषि और फसलों को हम देखेंगे। भारत में रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अगर भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुवाई की जाती है तो उसके टाइम पूछ देता है। रबी की फसलें को शीतकालीन, खरीफ को वर्षाकालीन यानी वर्षा के समय, जायद की फसलें जो है बच्चों, आप ये जान लो कि मार्च अप्रैल में जो फसल बोई जाती है उसको जायद का फसल कहते हैं। ठीक है। गेहूँ काटने के बाद, आलू के खोदने के बाद जो आपको खीरा की ककड़ी, आप वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूजा, तरबूजा ये मिलता है, ये सब ना बच्चों ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है। इसको जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि चीज़ें बोई जाती हैं, हरी सब्जियां, और ये जून जुलाई में काट ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जून जुलाई से बच्चों ये आपकी खरीफ की फसल बोना स्टार्ट कर देते हैं। आप चावल लगाते हैं बच्चों, यानी धान लगाते हैं, ज्वार, बाजरा बोया जाता है, मक्का, तिल, मूँगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। याद रखना, ये पूछ देता है कि कपास जो है कि रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। ध्यान से सुनना है इस बात को, ऐसा नहीं कि इधर उधर देखो। एक बात ध्यान दो, अगर एक चीज़ है, हमेशा आप जो है कि लेक्चर को ध्यान से सुनोगे बच्चों तो एक बार में वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जो चीज़ें नहीं तैयार होंगी उनको कहीं आप कोने में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है। रागी पूछ देगा, रागी आप नहीं, आपके ज़माने में नहीं आप रागी यूज कर रहे हैं बच्चों। आप तिल का बहुत कम उपयोग आप देखते हैं। मक्का आप तो मार्केट में देखते हैं। बाजरा भी अब लोग खाना बंद कर दिए हैं। हालांकि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 में यूनाइटेड नेशन ने मोटे अनाज को जो है कि वो मोटे अनाज का वर्ष डिक्लेयर किया था। ज्वार आप जानते हैं, हाँ, उड़द भी बोई जाती है। अच्छा, ये उड़द एक ऐसी फसल है जो जायद में भी बो दी जाती है। तो जून जुलाई में खरीफ बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर से शुरुआत हो जाती है बच्चों रबी की फसलों की। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू भी बोया जाता है। ये भी रबी की फसल है। ये मार्च अप्रैल में काट दिया। तो ये सर्कल चलता रहता है। अब बात करेंगे फसलों के का विशिष्ट वर्गीकरण अगर हम करें फसल का। अब जैसे फसल के बारे में आप समझ गए कि भारतीय कृषि में फसलों का उत्पादन होता है। ये भी आपने समझा बच्चों कि फसलों के कितने प्रकार हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। उसमें हमने आपको समझाया कि खरीफ की फसल में रागी और तिल, कपास, सोयाबीन, इन सबको नहीं भूलना है। तो अब वर्गीकरण की बात करेंगे कि भैया अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि अगर किस फसल को, जैसे हम कभी क्वेश्चन में पूछते हैं खाद्यान्न फसल, ठीक है, तो खाद्यान्न फसल इन खाद्यान्न फसल क्या होती है इसके बारे में समझ लीजिए। इनका उत्पादन भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इनको खाद्यान्न फसल कहा जाता है। और खाद्यान्न फसल को खाने वाली फसल, इनको 3 भागों में बांटा गया बच्चों। प्रमुख खाद्यान्न फसल, द्वितीयक खाद्यान्न फसल और मोटा अनाज। 3 प्रकार के खाद्यान्न फसलें हैं। इनका उपयोग जो है भोजन के लिए किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में आप यहाँ देख लीजिए, प्रमुख खाद्यान्न फसल में गेहूँ, धान है, हाँ, गेहूँ, धान और जौ को शामिल किया गया है। जबकि द्वितीय खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कोदो, सावा, रागी, चना। देखो बच्चों, ये कोदो, सावा और रागी, ये तीनों चीज़ें तो आप नहीं देखे होंगे क्योंकि ये आप अपने पिताजी या बाबा से पूछिएगा। चना की फसल आपके जो है कि यहाँ आप देखे हैं और आप चना का खूब उपयोग भी करते हैं। वैसे चना को जो है बच्चों
कहा जाता है 56 प्रकार इनके चने से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। चना बहुत ही बहुउपयोगी मल्टी डायमेंशनल जो है क्रॉप्स है। इसको आप बोते हैं, साग के रूप में खाते हैं, बड़ा हो जाता है बच्चों, उसको कच्चा खाते हैं, काटने के बाद उसको भिगो के खाते हैं, उसकी मिठाई बनती है, उसकी सब्जी बनती है। चना के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मोटे अनाज की बात करें, जो खाद्यान्न फसलों में बात करें, तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि मोटे अनाज में किन फसलों को शामिल किया गया है, तो ये ध्यान देना है, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। द्वितीयक खाद्यान्न में है सावा, रागी, चना, कोदो। कोदो भूलना नहीं है बच्चों, ये पूछ देगा। वाणिज्यिक फसल की बात करें, अच्छा वाणिज्यिक फसल हमने बताया बच्चों, फसल में आप खरीफ, रबी और जायद पढ़ा आपने। फिर हमने फसलों के बताया कि भैया वर्गीकरण की बात कर ले तो कुछ फसलों को खाद्यान्न फसल कहते हैं, केवल भोजन संबंधी उपयोग के लिए यूज करते हैं, और कुछ फसलें हैं जो उसको वाणिज्यिक फसल कहते हैं। कमर्शियल क्रॉप किसे कहते हैं? इन फसलों का उद्देश्य केवल व्यापार करके धन कमाना होता है। जैसे वाणिज्यिक फसल में क्या बात कर ले, तिलहन, तिलहन की फसल है, मूंगफली है, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। रेशे वाली फसलों में जूट आता है, कपास आता है, सनई आता है, पेय फसल में चाय आती है, कहवा आती है, बागानी फसल में बच्चों फल आती हैं, सब्जियां आती हैं, मसाले आते हैं, फूल आते हैं, ये सारे फसल हैं। ठीक है। ये वाणिज्यिक फसल हैं। इनका बच्चों केवल और केवल इसको इसलिए बोया जाता है ताकि वो व्यापार करके पैसा कमाया जाए। ये सारी फसलें आप ध्यान देना वाणिज्यिक फसल है। मैं इसलिए आपको ध्यान देने की बात कर रहा हूँ क्योंकि नीचे इसके नकदी फसल है, नगद नहीं नकद, नकदी फसल होता है बच्चों, नगदी नहीं नकदी फसल शायद होता है, ये होता है। तो नगदी फसल में क्या आ जाती है? नगदी फसल में आपके पास गन्ना आ जाता है, कपास आता है, तंबाकू आ जाता है। अब गन्ना, कपास, तंबाकू और जूट आ जाता है। हाँ, वहीं पे आप देखेंगे वाणिज्यिक फसल में भी आपको पास जूट दिया है, कपास दिया, ऐसा नहीं दिया, यानी इसका उद्देश्य जो है वाणिज्यिक कमर्शियल। लेकिन यहाँ नगदी फसल में एक फसल के बारे में मैं आपको बता दूँ, गन्ना एकदम कैश फसल है, इसको आप तुरंत काटे तुरंत बेच दिए। नगदी फसलों में की बिक्री तत्काल नगदी प्राप्ति होती है, अर्थात यह फसल व्यापार के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। हाँ, जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू, इसको तुरंत आप बेचेंगे तुरंत पैसा मिलेगा, उनको नगदी फसल कहते हैं। उनमें कुछ प्रोसेस है थोड़ा सा। भारतीय कृषि उत्पादन के मूल्य में अगर नगदी फसलों का योगदान देखें बच्चों, नकदी फसलों का तो 40% योगदान है। ठीक है। अगर हमारे पूरे एग्रीकल्चर में तीनों फसलों की, खाद्यान्न फसलों की बात करें, वाणिज्यिक और नगदी फसलों की, पूरे फसलों की बात कर ली जाए तो उसमें 40% योगदान नगदी फसलों का है। यह कृषि के 23% भाग पे उगाई जाती है। यानी कि अगर कृषि में बच्चों 100 बीघा ज़मीन पे हमारे यहाँ खेती होती है तो 23 बीघे ज़मीन पे केवल नगदी फसलों का खेती किया जाता है। फसल चक्र क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है। तो फसल चक्र, आप अपने फसलों के बारे में समझ लिया तो हम फसल चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में, यानी एक निश्चित क्षेत्र में, मान लिया आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, वो आपके गांव में है, तो एक निश्चित क्षेत्र हो गया। और एक निश्चित अवधि का मतलब है कि आपने कसम खाई कि हम खरीफ की फसल से लेकर अगले आने वाले खरीफ की फसल तक खेती करना चाहेंगे। तो इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों का ऐसे क्रम में उगाया जाना कि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का न्यूनतम नुकसान हो, फसल चक्र कहलाता है। जैसे मान लो सपोज दैट बच्चों, आपने ऐसी कोई फसल बोई, जैसे आप मान लो बच्चों की फसल चक्र का निर्धारण के क्रम में एक बताता हूँ अभी। जैसे मान लो कोई ऐसी फसल बो दी है जिससे जो है कि ज़्यादा आपके ज़मीन के पोषक तत्वों की हानि हुई, जैसे कोई किसी फसल को ले लो, ज़्यादा हानि हो गई तो आप उसके बाद तुरंत दलहनी फसलें अगर बो देते हैं ना, तो दलहनी फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम होता है, ठीक है, जीवाणु जो होता है, वो आसमान से नाइट्रोजन, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व करके, ठीक है, नाइट्रेट में बदल के वो खाद के रूप में यूज करता है। इसलिए दलहनी फसलों में जैसे चना हुई, ठीक है, हाँ, चना हुई, मटर हुई, अरहर हुई, इन सब फसलों को बो दिया जाता है ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से मेंटेन हो जाए।
समझ रहे हैं। तो इनको इनको पूरक फसल भी कहते हैं। इनको निश्चित क्रम में उगाया जाए, आवश्यक शर्त है। फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, कीट रोग खरपतवार भी नियंत्रण में रहते हैं। फसल चक्र इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग फसल चक्र अपनाते नहीं हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बच्चों की धान बोया उसको कटा गेहूँ बोया, फिर धान बोया गेहूँ बोया। यानी कि आप देखेंगे कि दलहनी फसलों का या ऐसी कोई फसलों का, जैसे आपने ढैंचा का नाम सुना होगा, जो ग्रीन फसल है जिसको ढैंचा बो देते हैं लोग। हाँ, आप गर्मियों में देखे होंगे, खूब हरा हरा होता है, लंबा लंबा, फिर उसको उसी में जो है कि कल्टीवेट करके जुताई करके पानी भर देते हैं, उसी में सड़ गल के, यानी कि इतना ज़्यादा जो है कि वो ग्रीन खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आपकी मिट्टियों को मजबूत करता है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, फसल चक्र नहीं अपनाते हैं। तो फसल चक्र नहीं अपनाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जाती है, रोग कीट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, खरपतवार भी आपके खेत में ज़्यादा बढ़ता रहता है। कृषि के जोतों का आकार, ये आपसे बार बार पूछता है बच्चों। जैसे मान लो खेती हो गई, हमने सबकी बातें कर ली, अब ये बात कर लें कि जिस आदमी के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत जोत या सीमांत किसान कहते हैं। जिस व्यक्ति के 1 हेक्टेयर मतलब 4.5 बीघा के करीब बच्चों, 4 सवा 4 बीघा का मान लो, लघु किसान या लघु जोत उनको कहा जाता है। लघु किसान भी कह सकते हैं। लघु किसान उनको कहा जाता है जो 1 से 2 हेक्टेयर की जिनके पास ज़मीन है। और मध्यम किसान उनको कहा जाता है। जोत या किसान कुछ भी कह सकते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि है। मध्यम आकार की जोतें या किसान उनको कहा जाता है बच्चों जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि है। आज बड़ी जोत या बड़ा किसान उनको कहा जाता है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। ये बार बार पूछता है, ये मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है। 10 हेक्टेयर का मतलब जिसके पास 40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है उसको बड़ा बड़ा किसान कहते हैं। भारत में किसानों की कैटेगरी, जोतों की कैटेगरी 5 प्रकार में देखो बच्चों डिवाइड किया गया है। अच्छा, कृषि निविष्ठियाँ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। निविष्ठियाँ का मतलब इनपुट। कृषि में आप क्या क्या इनपुट लगाते हैं? तो कृषि में क्या लगाते हैं? कृषि में सबसे पहले आप खेतों की जुताई करके बीज लाते हैं, बीज बो के फिर सिंचाई करते हैं, फिर उर्वरक उसमें डालते हैं। यही सारी सब कृषि निविष्ठियाँ हैं। निविष्ठियाँ से मत डरना बेटा, इंग्लिश में आप इंग्लिश वाले उसकी टर्मोलॉजी को समझ लेना, उसके मीनिंग को इनपुट कहते हैं। इनपुट मतलब जो उसमें लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बीज यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप संशोधन कर लीजिएगा। बीज की गुणवत्ता जो है फसल के उत्पादकता में जो है बच्चों 20 से 25% का योगदान देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बीज जो है गुणवत्तापूर्ण है, अच्छी बीज आप अपने खेतों में बो रहे हैं, तो आपके उत्पादन में जो है कि उत्पादकता में 20 से 25% का जो है कि सकारात्मक योगदान देता है। इसलिए भारत सरकार ने 2005 से वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। अगर उर्वरक की बात करें बच्चों, तो भारत अपनी यूरिया का 80% भाग अपने देश में ही उत्पादन कर लेता है। 20% उसको जो है कि आयात करना पड़ता है। बाकी फास्फेट और पोटास जो उर्वरक हैं, इनके लिए हमको जो है कि आयात पर निर्भर होना पड़ता है। अच्छा, उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहेंगे बच्चों। उर्वरक का मतलब है ना, उर्वरक का मतलब ये है बच्चों कि जो आप यूरिया आप देखे हो, वाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं जो छिड़काव किए जाते हैं खेती में, यूरिया होता है। हाँ, डीएपी है बच्चों आपकी, पोटास है आपका, फास्फेट है। ये सारी चीज़ें जो है उर्वरक है। खाद किनको कहा जाता है? खाद बेटा उसको कहा जाता है जैसे गोबर की खाद है, समझ रहे हैं। और बहुत सारा जो है कि जैविक पदार्थों की चीज़ें, जैविक मतलब जैसे सब्जी हुआ, और बहुत सारी चीज़ों के जो वेस्ट निकलते हैं आपके घर में, कूड़ा कचरा निकलता है जो जैविक रूप से एक गड्ढे में उसको डालते जाते हैं। बहुत सारी पत्तियों को एक गड्ढे में डाल के पानी वगैरह डाल के सड़ा देते हैं, तो उससे जो खाद होती है वो गोबर, और उसके जैविक खाद को हम जो खाद कहते हैं। और उर्वरक और खाद में आपने अंतर समझ लिया। उर्वरक जो है बच्चों ना आपके कृषि क्षेत्र को यानी खेत को मरुस्थलीकरण की तरफ भी ले जा सकता है। इसमें उर्वरक जिस खेत में ज़्यादा यूज हो रहा है उस खेत की मिट्टी जो है पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, तो पानी की भी ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। और मिट्टियाँ धीरे धीरे जो है अनउर्वर होती जाती हैं। लेकिन खाद यूज करने से मिट्टियों की मजबूती, पोषक तत्व और उनके तमाम चीज़ें जो है कि बचाव उनके लिए अच्छा होता है। तो यही कह रहा है कि यूरिया, फास्फेट तथा पोटास, जिसे एनपीके भी कहा जाता है, यह सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पे उपलब्ध कराई जाती है। उर्वरक और खाद में ये अंतर है कि यूरिया का मतलब जो फटाफट एनर्जी दे दे, आर्टिफिशियल है,
कंपनी में बनाई जाती है। खाद का मतलब है जो आपको धीरे धीरे मजबूत करके बढ़ाएगा, आपको खेती को भी, आपके खेत को भी बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। तो भारत सरकार जो है ये जो उर्वरक हैं बच्चों, इनको सब्सिडी उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार 2015 से 100% नीम कोटेड यूरिया उत्पादन करने की बात कर रहा है। नीम कोटेड यूरिया उत्पादन करने से बच्चों जो है कि खेतों की जो है कि मजबूती, यानी उनकी जो है कि मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है, वो तुरंत नहीं गल जाती है, धीरे धीरे जो है गलती है, जिससे जो है कि धीरे धीरे उनके पोषक तत्व फसलों को मिलते रहते हैं। उर्वरक उत्पादन करने में चीन और अमेरिका के बाद भारत बच्चों दुनिया में तीसरा स्थान है, ये भी पूछ सकता है, जबकि उपभोग में भारत का दूसरा स्थान है। धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में होना चाहिए। 4:2:1 के रेशियो में आपको धान्य मतलब गेहूँ चावल ये जब ये धान्य फसलें हैं। दलहनी फसलों के लिए आपको क्या किस अनुपात में डालना है, तो 1:2:1। नाइट्रोजन वो ज़्यादा आप जानते हैं वायुमंडल से ही खींच लेते हैं, हमने बता दिया। पोटास आपकी और फास्फोरस और पोटास 1:2 के अनुपात में होना चाहिए दलहनी फसलों में, अथवा 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। उर्वरकों की औसत खपत 133 किलो प्रति हेक्टेयर है। इस दृष्टि से बात की जाए तो पुडुचेरी पहले स्थान पर रहा है बच्चों, जबकि राज्यों के क्रम में तेलंगाना, बिहार, पंजाब में इस समय ज़्यादा लोग उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। यूपी में भी कर रहे हैं, इसको आप मत उसको लीजिएगा अन्यथा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली उर्वरक की, अब बात करेंगे कि जैव उर्वरक क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। तो जैव के उर्वरक के बारे में हम बता दिए, जैविक पदार्थों से, यानी कि सब्जियों से और बहुत सारी पत्तियों से, और बहुत सारे जो है कि जैसे मान लो आपने बच्चों की सब्जी की खेती बोई है, अब उसके जितने भी पत्तियां हैं, प्लांट है, टहनियाँ है, पूरा मान लो समझ लो कद्दू की खेती की हो, तो कद्दू का पेड़ क्या है, लता जैसा खूब फैला है। वो फसल ख़त्म हुई तो सारे कद्दू के पेड़ को इकट्ठा करके उसी में आप जो है खेत को जुतवाने के बाद अब उसी में पानी भर दिए तो पूरा उर्वरक का काम करेगा। तो जैव उर्वरकों में कहा जाता है कि राइजोबियम प्रजाति का एक जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं बच्चों, इनका भी प्रयोग किया जाता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन मृदा में संश्लेषण करता है, यानी कि इकट्ठा कर लेता है। राष्ट्रीय जैव विकास अगर केंद्र की बात किया जाए तो हमारे गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। जैविक कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग बार बार आप लोग सुनते हैं बच्चों की। जैविक कृषि होती क्या है, तो जैविक कृषि वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। यानी कि जैविक कृषि में बच्चों मिनिमम से मिनिमम प्रयोग होता है आपके उर्वरकों का, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का और तमाम चीज़ों का। ज़्यादातर प्रयोग इसका जो है कि खाद का होता है। खाद हम बता दिए हैं किसे कहते हैं। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है अगर आप जैविक कृषि करेंगे तो। बिल्कुल आप जो है उर्वरकों से दूर रहेंगे, कीटनाशकों से दूर रहेंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे। इसके लिए फसल जो है, फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट का मतलब गड्ढे में जो है कि पत्तियों को, पेड़ों पौधों को डाल के जो है सड़ा गला के जो खाद बनाई जाती है का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में जैविक खाद, पोषक तत्व, गोबर की खाद, जैवनाशक में बायो पेस्टिसाइड भी बन गए हैं। नीम वगैरह के तमाम चीज़ों के बायो पेस्टिसाइड बन गए हैं। बायो एजेंट के रूप में क्रेसोपा का भी उपयोग किया जाता है। अच्छा, जैविक कृषि में क्या होता है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहती है, कृषि की लागत आपकी कम हो जाती है। ये सब ध्यान देना है। पूछ देता है कि जैविक कृषि के लाभ बताइए, बायो फर्टिलाइजर्स के लाभ बताइए, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, कृषि में लागत कम आएगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, किसानों को अधिक लाभ होगा। देश में प्रथम अगर संपूर्ण जैविक कृषि वाले राज्य की बात करेंगे बच्चों तो वो सिक्किम है। अब जैविक कृषि से लाभ है, क्या लाभ है? फसल की विविधता बनी रहती है, खरपतवार का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किया जा सकता है, खरपतवार आपके खेतों में नहीं बढ़ने देगा। पशुपालन भी जैविक कृषि के लाभ है। पशुपालन करने से जो गोबर वगैरह तमाम चीज़ें निकलती हैं वो जैविक कृषि के लिए लाभदायक हैं। मृदा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किया जा सकता है जिससे मृदा स्वस्थ रहे। तो वन्य जीवों का भी नियंत्रण किया जा सकता है। कंपोस्टिंग की तैयारी हो सकती है। जीन परिवर्तन प्रजातियों का निषेध, यानी जीन परिवर्तन जो प्रजातियाँ हैं, यानी एक तरह से बच्चों बता दूँ तुमको, अभी मैं इस टर्म को बताऊंगा कि जीन परिवर्तन प्रजातियां कैसे हैं, जीएम फसलें जब बताऊंगा तो उन सब फसलों का भी जो है कि ये क्या होता है, यहाँ मनाही होती है जैविक कृषि में।
जैविक कृषि के महत्व को आप देख लीजिए, हमने बता दिया है जैविक कृषि के महत्व को कि भूमि की उर्वरा शक्ति, जैविक कृषि से प्रदूषण नहीं होगा, कम पानी की ज़रूरत होगी, पशुओं का अधिक योगदान बढ़ जाएगा, पशु से भी आपकी साथ साथ कमाई बढ़ेगी, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कम लागत के साथ अधिक लाभ होगा, कृषि मित्र जीव भी सुरक्षित रहेंगे। कृषि मित्र जीव किन जीवों को कहा जाता है? केचुआ का नाम सुन ले हुआ? अगर केचुआ का नाम सुन ले हुआ लोग तो ये जान ला कि जैविक कृषि मित्र उन्हीं को कहा जाता है। केचुआ बच्चों जैविक कृषि मित्र कहा जाता है क्योंकि वो आपके मिट्टी को क्या करता है, कंपोस्ट प्रदान करता है, उसको एक तरह से जान लो बच्चों की खाद में कन्वर्ट कर देता है। वही मिट्टी खाता है, फिर मिट्टी को ही जो है क्या करता है, हाँ निकालता है, बाहर करता है। जीएम फसलों के बारे में हम बताए थे अभी। जेनेटिक मॉडिफाई इसका जो है कि फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाई। जैसे मान लो कि वे फैसले जिन्हें अनुवांशिक, वे फसलें फसलें फैसले नहीं बच्चों, फसल यहाँ कर लेना, वे फसलें जिनकी अनुवांशिक संरचना डीएनए में बदलाव करके, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी फसलें जिनकी उत्पत्ति तथा बनावट में अनुवांशिकीय रूपांतरण किया जाता है। जैसे मैं एक बात बता दूं बच्चों, पहले आपने टमाटर देखे होंगे, टमाटर आप घर में लाते होंगे, अगर इलाहाबाद रह रहे हैं तो जैसे ही टमाटर खरीद के लाते होंगे, ये पहले की बात कर रहे हैं जो 10-15 साल पहले स्टूडेंट रहते थे, तो टमाटर वो लाते थे तो 2-3 दिन में वो टमाटर सड़ने लगता था, वो गलने लगता था। लेकिन आजकल आप टमाटर लाओगे बच्चों ना, तो बिना फ्रिज के आप उसको जो है 10 दिन तक चला सकते हो। अब देखे होगे इस समय का टमाटर, अब जाके घर में देखिएगा, पूछिएगा मम्मी से कि कितने दिन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड टमाटर हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड टमाटर कैसे तैयार होते हैं? एक बार की बात है ना कि आर्कटिक क्षेत्र जो है आपका सबसे ठंडा क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, वहाँ की मछलियों के डीएनए निकाल के टमाटर के डीएनए में, उनके बीजों के डीएनए में डाल दिया गया, जिसमें उनमें ठंडक की क्वालिटी आ गई, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक चलते हैं। आज के टमाटर ऊपर से नहीं खराब होते हैं बेचा, लेकिन अंदर से सड़ जाते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड चीज़ें होती हैं जीएम। हालांकि जीएम फसलें जो है बहुत नुकसानदायक है, भारत में बैन है, बताऊंगा ये क्या है इम्पोर्टेंस। जीएम तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग 1990 में शुरू हुआ और टमाटर के रूप में सबसे पहले किया गया। 1994 में अमेरिका ने टमाटर के इस तकनीकी द्वारा टमाटर को परिवर्तन किया। जीएम तकनीकी सबसे पहले अधिक प्रयोग में लाई जाती थी। अमेरिका में जीएम फसलें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। यूरोप में कि केवल 7 देश से जीएम फसलों का प्रयोग जो है कानूनी मान्यता है। जीएम फसलों में अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है बच्चों फसलें तैयार की। जैसे मान ले बेटा कि मान ले एक गेहूँ का ये पेड़ है, ठीक है, ये गेहूँ का पेड़ जो है काफ़ी छोटा होता है, और गेहूँ भी इसमें मान लो 50, एक जो है कि गेहूं की बाल जो होती है उसमें 50 दाने लगते हैं। अब जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके किसी लंबे पौधे को लिया गया और उसका जो है कि डीएनए इसके बीज में डाल दिया गया, तो इसकी लंबाई बढ़ गई। लंबाई हमने इसलिए बढ़ाया बच्चों ना, ताकि आपके भूसा, हाँ गेहूं का उत्पादन होता है, साथ साथ में भूसा भी निकलता है ना, जो फसलों जो पशुओं को खाने के लिए ज़रूरी है। तो ये लंबा कर दिया, इनकी लंबाई बढ़ा दी इन्हीं गेहूं के। और ये जो 50 दाने होते थे उसमें एक बाल में 100 दाने कर दिए। तो जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके जो है कि आजकल फसलों को चेंज किया जा रहा है, इसको जेनेटिक मॉडिफाई कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और यह माना जाता है कि ये फसलें पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं, यानी पोषक तत्वों को भी बढ़ा सकते हैं। जीएम फसलों के उत्पादन में बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में 75 मिलियन हेक्टेयर पे जो है कि जीएम फसलों का उत्पादन होता है। मक्का, सोयाबीन, कपास और पपीता, कनेला। ब्राज़ील में बच्चों देखो इन फसलों का, अर्जेंटीना में ये लोग उगाए जाते हैं, कनाडा में ये हैं। भारत में कपास को केवल दिया है कि ये जीएम फसल के रूप में। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला आप देख लो। जीएम फसल का सबसे पहले महत्व आप समझ लीजिए। महत्व का मतलब इसके सकारात्मक पक्ष, कीटों के विरुद्ध प्रतिरोधकता, यानी जितने जीएम फसलें होती हैं उसमें एक ये भी गुण डाल दिया जाता है जिसमें कीट, मक्खियाँ और ऐसी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें नहीं लगती हैं, जाती ही नहीं है उसके पास, उसके दूर से ही उड़ के चली जाती हैं। यह वर्तमान में पूरे विश्व में एक बड़ी आबादी को भुखमरी के कगार से भी बाहर कर सकता है, क्योंकि जीएम फसलों की ये क्वालिटी है, एक पेड़ में ज़्यादा अनाज निकलेंगे और इनमें विषाणु यानी कि आप वायरस और बैक्टीरियाज, फंगस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लगेंगी। ये भी इनकी क्वालिटी है। साथ ही साथ बीजों में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता भी बढ़ा देगा। ये तो इसका महत्व है। लेकिन क्या हुआ ना कि भारत में 2000, अगर बात करेंगे बच्चों, सॉरी, बात करेंगे भारत में, तो भारत में 2002 में बीटी काटन को मंजूरी मिली, यानी कि कपास के
कपास की एक जो है बीज थी, एक सीड थी, बीटी कॉटन, उसको मंजूरी मिली, एक फसल थी, लेकिन इसका निराशाजनक परिणाम रहा और हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या रहा, लोगों ने बीटी कॉटन लिया और कपास की खेती कर दी, बुआई कर दी। फसल जब शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई ना, तो रोपने के बाद, रोप नहीं, फसल को रोपने के 4 महीने बाद वो कपास बढ़ाना ही बंद कर दी। केवल आंध्र प्रदेश में 80% कपास की फसल बर्बाद हो गई। और जीएम फसलों का स्वास्थ्य पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो होने वाला दुष्प्रभाव है, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला लंबित है बच्चों। अब देखो कब तक अनुमति मिलती है। बात की जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, और भारत सरकार के आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुशंसाओं पे फसल की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हम बता रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही बच्चों 60 में एमएसपी कहा जाता है। किसानों की भी, भारतीय किसानों की लंबे समय से मांग है कि एमएसपी निश्चित किया जाए, हमारे फसलों पे एमएसपी दिया जाए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये होता है ना कि जो आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है हमारे यहाँ, वही जो रिकमेंड करता है, अनुशंसा करता है, उसी के आधार पे फसलों की जब बुआई होती है, रबी की फसल की बुआई से पहले रबी के फसलों पर एमएसपी बता देगा, खरीफ की बुआई से पहले ही बता देगा कि इस बार हम खरीफ की फसल जो आपका धान का उत्पादन होगा उसको हम कितने रुपए प्रति कुंटल खरीदेंगे। ठीक है, तो ये होती है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर सरकार कह दे कि 25 रुपया प्रति केजी के हिसाब से एमएसपी है इस बार रबी की फसल में गेहूं की, तो वो जब आपका उत्पादन हो जाएगा, गेहूं कटेगा, तो 25 से कम में वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये मिनिमम जो है कि रेट है, 25 रुपये से कम वो खरीद ही नहीं सकते। ठीक, तो ये है एमएसपी का मामला चल रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी है एमएसपी पे। उन्होंने कहा है कि कृषि के जो लागत है उसका 1.5 गुना जो है एमएसपी दिया जाए। अगर बच्चों कृषि में लागत 1 बीघा में 100 रुपया की लागत आप लगा के खेती किए हैं, ठीक है, तो 150 रुपया तक उसमें मिलना चाहिए, यानी 50 रुपये किसान को क्या हो, फायदा हो। लागत में सब कुछ आ जाता है, कितना उर्वरक डाला, कितना आपने मेहनत की, कितना मजदूरी दी, कितनी बार खेताई की, खेत को जुताई की, यानी 50% लाभ होना चाहिए। उसी की बहस चल रही। इसके लिए दिल्ली में आप देखें कितना धरना प्रदर्शन, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो बुआई के सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यह घोषणा लक्ष्मीकांत झा की समिति की सिफारिश पे 1965 से लागू की गई थी। एमएसपी अगर बात करें, ये समिति याद रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है। और ये 2 बार जो है रबी और खरीफ की फसलों की बुआई से पहले जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकार ने कुल 23 फसलों के पर जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। ध्यान देना, 23 फसलों पर जारी करती है। 14 खरीफ की फसलें हैं, 7 रबी की पूछ देगा, और 2 ऐसी फसलें हैं जो 1 वर्ष वाली फसलें हैं। इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका जो है कि आज भारत सरकार जारी करती है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, आपको जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू 5 किलो गेहूँ, राशन, चावल, जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सबके गाँव में है, शहरों में भी है, सबके वार्डों में, आप देख लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है कि आप अन्य कल्याण योजना जो चल रही है उसमें आप जो है देख रहे हैं कि लोगों को राशन मिल रहा है पर मंथ। तो उसके लिए जब आप उत्पादन करेंगे तो उसकी प्राप्ति हो सके, आप उत्पादन करेंगे। जैसे मान लें हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जारी कर दिया, अब उस पर आपके फसलों को खरीद लिया, और उन गेहूँ चावल को क्या करती है, खरीदने के बाद बच्चों वो हर महीने जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, यानी सरकारी गल्ले की दुकान जो है, हाँ, वहाँ पे जो है कि इसको जो है अपने देश के लोगों को क्या करती है, बांटती है, राशन की दुकानों से उपलब्ध कराती है, ताकि खाद्यान्न का निर्गमन या आवंटन। अच्छा, एक चीज़ और है, जो उचित कीमत की दुकान है, यानी राशन की जो आपकी दुकान है जहाँ पे राशन बंटता है बच्चों, उस दुकानों पे उपलब्ध कराया जाता है, और यह खाद्यान्न का निर्गमन या आवंटन मूल्य कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछ देता है। अब
कृषि की इतनी सारी बातें हो गई, कृषि की साख की बातें कर लिया जाए। एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है? साख का मतलब बेटा होता है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ऋण। अब कृषि जब आपको करनी है खेती तो आपको पैसे चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको बीज लाना है, ये उर्वरक लाने हैं, दुनिया भर के पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं आप, जुताई के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब आपको पैसा मिलेगा कहाँ से? देखो बच्चों, सारे लोग साख पे डिपेंड नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ 85% सीमांत किसान है। सीमांत किसान की हमने परिभाषा बताई, जिनकी जो है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, तो उनको तो पैसा चाहिए ही। तो कृषि वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं 3 प्रकार के ऋणों से प्राप्त करती है। अल्पावधिक ऋण जो मिलता है वो 15 माह से कम मिलता है। ये आपको उर्वरक, बीज, सिंचाई, मजदूरी के लिए मिलता है। 15 से 5 महीने के लिए जो आपको ऋण मिलता है उसको माध्य आवधिक ऋण कहा जाता है। इस ऋण से ऋण आपको मिल जाएगा। अब ऋण कहाँ से मिलेगा ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो। बस ये जान लो कि 15 माह से कम का जो ऋण है उसको अल्पावधिक ऋण, 15 से 5 साल के ऋण को मध्यावधिक ऋण। हाँ, इसमें आप जो है कि पशुओं को खरीद सकते हैं, कृषि आपको उपकरण पर व्यय कर सकते हैं। दीर्घावधिक ऋण की जो सीमा होती है, इसमें बागवानी, भूमि सुधार, ये सब काम कर सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक के लिए जो है कि ऋण प्रदान किया जाता है। ये कृषि लागत या मूल्य आयोग था, हमने बताया बच्चों। ये 1964 में 1985 से कृषि मूल्य का नाम जो है कि कृषि जो एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी APC थी, इसी का नाम बदल के कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है बेटा। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीदी या वसूली मूल्य, आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। कृषि साख, अब कृषि ऋण कौन देता है? ऋण तो हमने समझ लिया कि 15 माह से कम वाला अल्पावधिक, 15 से 5 साल मध्यावधिक, 5 से ज़्यादा दीर्घावधिक। तो कृषि को ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना आप जानते हैं कि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। इसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म खूब पूछता है बच्चों। फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है कृषि को ऋण देने वाली पहली संस्था। भूमि विकास बैंक कृषि को ऋण देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कृषि को ऋण देता है। हालांकि भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पैसे कहाँ मिलते हैं? तो ये नाबार्ड ही उनको देता है। ठीक है, नाबार्ड के बारे में समझ लो। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है बच्चों। नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पैसा उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है, ऋण नहीं, ऋण। ये भूमि खरीद सकते हैं, भूमि में सुधार करवा सकते हैं, पुराने ऋणों को आप, पुराना जो आपके ऊपर ज़्यादा कर्जा है उसका भी आप भुगतान कर सकते हैं। और वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1975 में। और यह अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में ध्यान देना है, पूछ देगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और यह अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, अब भारत में ऋण कैसे मिलता है? हमने बता दिया कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे सबसे प्रमुख संस्था नाबार्ड है। भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सबकी बातें करनी। लेकिन भारत में जो कर्जा है यानी ऋण है वो 2 तरह से लोग लेते हैं भारतीय किसान। एक संस्थागत ऋण लेते हैं, एक गैर संस्थागत। संस्थागत ऋण उस ऋण को कहा जाता है जो सरकारी स्तर पर लिया जाता है। गैर संस्थागत ऋण का मतलब ये है कि यदि आप किसी सेठ से, किसी साहूकार से, गांव के प्रधान से या गांव के किसी पैसे धनी मनी आदमी से आप पैसा ले लिए और उनका ब्याज जो है हाई होता है 20%, सहकारी समितियों से तथा बैंक से ले रहे हैं तो यह संस्थागत ऋण है। व्यापारिक बैंकों से आप ले रहे हैं, जैसे SBI से भी ऋण मिलता है कृषि के लिए। ऐसी बात नहीं है कि कृषि के लिए स्टेट बैंक ऋण नहीं देता है, वो भी जो है कि ऋण देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देता है और सरकार भी व्यवस्था करती है। अच्छा, वर्तमान में बच्चों भारत के किसान में 72% ऋण संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि अभी गैर संस्थागत क्षेत्रों से भी 28% हिस्सा है। यानी आज भी देश के 28% किसान बच्चों जो है कि जमींदारों से, धनी मनी लोगों से, बड़े लोगों से पैसा लेके खेती करते हैं। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 1920 वाली बता रहे हैं, और 2019 और
20 वाली, इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का मतलब है जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, इनको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इससे 77% लोन लिया गया है किस खेती के लिए। ग्रामीण बैंकों से 11%, सहकारी संस्थाओं से 10% और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से 5% ऋण जो है लिया गया। गैर संस्थागत ऋण जो आप लेते हैं किसान 28% भारत के महाजनों, साहूकारों से, व्यापारियों से, आड़तिया से, रिश्तेदार से, जमींदारों से ले लेते हैं। इसमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। कृषि अवसंरचना कोष एक बनाया गया था ताकि कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। 8 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु एक कृषि संरचनात्मक कोष संरचना कोष को स्वीकृत किया था। इस योजना की समय सीमा 10 वर्ष थी कि 2020 से 2029 तक रखी गई, जिसे बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया। अब 2033 तक ये जो है काम करेगा। ये कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए एक नया जो है कोष फंड डेवलप किया गया है। ये कृषि अनुदान और वित्तीय सहायता, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। ये मध्यम और दीर्घकालीन वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऋण का वितरण आगामी 4 वर्षों में किया जाएगा बच्चों। इसमें 2 करोड़ तक के ऋण जो है अधिकतम 7 वर्षों के लिए, हाँ, ब्याज दर 3% की छूट पे आप ले सकते हैं। बड़े किसानों के लिए ज़्यादा यूज करते हैं इन सब योजनाओं का बच्चों। कृषि क्षेत्र में, अब कृषि क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च करने वाली कौन कौन संस्थाएं हैं, तो एक है कापार्ट। कापार्ट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण समृद्धि, भाई ग्रामीण विकास कृषि पे ही तो डिपेंड है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों का आप विकास करेंगे तभी ग्रामीण विकास होगा। संबंधित क्षेत्र जैसे ही मैं कह रहा हूँ, समझ लो बच्चों, पशुपालन भी जोड़ लो, मछली पालन भी जोड़ लो, मुर्गी पालन भी जोड़ लो, ये सारी चीज़ें जोड़ लो। तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण की समृद्धि परियोजनाओं को क्रियान्वयन, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन देना। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है कापार्ट का। कापार्ट क्या कहता है कि 20 लाख रुपए तक के खर्च तक स्वयं सेवा संस्थाओं को मंजूरी देने का इसके पास साधन है। स्वयं सेवी जो संस्थाएं होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है बच्चों, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवा संस्थाएं, ये कापार्ट का काम ये है ना कि 1986 में गठन किया गया था, मुख्यालय दिल्ली में। इसने कहा कि भैया कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, प्राइवेट पार्टनर्स को भी शामिल किया जाए, और 20 लाख रुपए तक खर्च की मंजूरी ये न दे सकता है। भारत की सबसे बड़ी संस्था जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करती है, खोज करती है, नए नए पौधों के, नए नए बीजों की, नए नए फसलों की डेवलपमेंट करता है, उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई बच्चों। ये शीर्ष संस्था है। इसका उद्देश्य था कि कृषि में अनुसंधान किया जाए। अनुसंधान का मतलब एक तरह से बच्चों की वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देके। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। या देश भर में इसके 49 संस्थान भी कार्यरत हैं, छोटे छोटे ऑफिस भी हैं। इसका काम है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करती है, नए बीजों को लाती है, नए नए फसलों को लाती है, मॉडिफाई करके देती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 18 जनवरी 2017 को, अच्छा एक चीज़ और है, नया संस्थान खुला है, इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये 18 जनवरी 2017 को झारखंड राज्य में मंजूरी मिली, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। और ये क्या आ गया कि पूर्वी भारत में जो कृषि की चुनौतियां हैं, जटिलताओं हैं, उस पर यह शोध करेगा। स्वयं सहायता समूह के बारे में बात कर लेते हैं। स्वयं सहायता समूह गाँव में होता है। जैसे बच्चों मान लो 10 महिलाएं मिलके, 20 महिलाएं मिलके एक समूह की स्थापना कर ली, 20 महिलाएं मिलके एक समूह की स्थापना कर ली। अब 200 महिलाएं 100 रुपये जमा की तो कितना हो गया बच्चों? 200 महिलाएं 100 रुपये जमा की तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 2000 हो गया ना। अगर 200 रुपये जमा कर दी बच्चों तो 4000 हो गया। समझ रहे हो? अगर 1,000 डाल दी तो समझ लो कि तब तो क्या पूछने हैं, 3 जीरो बढ़ा लो, 20,000 हो गए। अब 20,000 अब किसी एक महिला को, 10 महिला में कोई एक महिला को ज़रूरत है काम करने के लिए तो उसको दे दिए। तो यही है कि स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक समूह, अनौपचारिक का मतलब ये सरकारी नहीं है, ये गांव स्तर पे गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष जो भी है स्वेच्छा से इसका एक समूह बनाते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति हो तो एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका लक्ष्य है कि आर्थिक स्वावलंबन हासिल करना। बिना बैंक की मदद से जो है कि 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो छोटी छोटी बचत करके खाते में पैसा जमा करते हैं और किसी सदस्य को आवश्यकता पड़ने पे वो उसको ऋण दे देते हैं। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम 1992 से प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
स्वयं सहायता समूह जब आ गया तो बैंकों को समय पर ऋण की अदायगी हो जाएगी। अगर मान लो आप बैंक से लोन लिए हो, किसी स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गए और उसमें 20 लोगों का ग्रुप है, सभी लोग 1-1 हज़ार दे दिए, अब 20 हज़ार का लोन लिए है तो तुरंत 20 हज़ार आप दे सकते हैं। फिर अगले महीना आप जो है कि 200-200 रुपया, 500-500 रुपया आप भी जमा, आपका 500 लग रहा है धीरे धीरे। ठीक है, गरीबों को बैंकों दोनों को लेन देन की लागत में कमी हो गई। गरीबों को उनके द्वार पर ही, उनके घर पर ही बचत और ऋण की सुविधा, ऋण की सुविधा मिल जाती है। ग्रामीण क्षेत्र जो अब तक अछूती रही है व्यवसायिक क्षमता से, वो भी कर सकती है। जैसे इसका मतलब ये है कि 20 महिलाएं मिलकर 1-1 हज़ार इकट्ठा करके कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, तो व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। एक और संस्थान है बच्चों जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का काम क्या है? ये सहकारी विपणन के संस्थान है। सहकारिता, जनजातियों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसकी स्थापना 1987 में हुई था। ट्राइफेड, ध्यान देना, ट्राइबल के लिए ट्राइफेड है। इसका उद्देश्य था कि ये लघु वन उपज को और उसके अधिशेष को, बचा हुआ भाग को कृषि उपज खरीद कर कार्य कर रहा था। 2008 से इसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब यह जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकास करने तथा सदस्यों परिसंघों को सेवा प्रदान करने के लिए अब यह काम करता है। ट्राइफेड का काम है कि जो जनजातियों के जो उत्पादन होते हैं वनों से बेटा, बहुत सारे फल फ्रूट, शहद, दुनिया भर के जो है कि जंगलों के जो उत्पाद हैं उनको जो है कि मार्केट दिलाना, मार्केट तक पहुंचाना, ताकि जनजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ये ट्राइफेड करता है। नाफेड क्या करता है? नाफेड एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, ये भी सरकारी। 2 अक्टूबर 1998 को यह स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था ना कि कृषि उद्यान, कृषि वन उपज को विपणन का मतलब होता है मार्केट, भंडारण करना, हाँ, कृषि उपकरणों, यंत्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के थोक, खुदरा, आयात निर्यात, व्यापार करना, कृषि के लिए कृषि उत्पादन की तकनीकी में सहायता में सुझाव देना, ये सारे काम थे नाफेड के। नाफेड का बड़ा काम था। एक एनसीडीसी है बच्चों, जिसको पूछ देता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ये एक सांविधिक निकाय, यानी संसद ने कानून बना के ये बनाया है। 1963 में ये बना था। इसका काम बहुआयामी, बहुत सारे काम करता है। लघु वन उपज का काम करता है, प्रसंस्करण का काम करता है, विपणन मार्केट प्रोवाइड कराता है, भंडारण स्टोरेज का काम करता है, निर्यात के माध्यम से जितने भी उपभोक्ता हैं, वस्तु हैं, उपभोक्ता वस्तु खाने पीने वाली चीज़ों, उसकी आपूर्ति में सहयोग भी करवाता है। अब आते हैं संस्थानों की बात हो गई। भारत में कुछ फसलों के बारे में, अर्थात कपास है, चावल है, तिल है, काली मिर्च है, चीनी है, ये हम इसका निर्यात करते हैं। अभी हाल में ही बच्चों हम कपास का, चावल का, तिल का, काली मिर्च का, चीनी का निर्यात कर रहे हैं खूब धुआंधार। अब आता है एपीडा। एपीडा का क्या काम है कि कृषि में जो खाद्य उत्पाद है उनके निर्यात पर विकास प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुआ था। ये कृषि उत्पादों एवं संकर बीजों के विकास एवं कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन देता है। एपीडा का काम है कृषि उत्पाद को किसी तरह से निर्यात को बढ़ावा देना, दूसरे देशों में ले आके बेचना बच्चों, और बीजों को, संकर बीजों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना। संकर बीजों से क्या होता है ना बच्चों, संकर बीज आप लाएंगे ना तो उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एपीडा का काम है। एपीडा एक प्रमुख संस्था है। आपको ये तो था कि स्वयं सहायता समूहों से क्या लाभ है, कि ये हमने बताया बैंकों को समय पर ऋण को आप दे सकते हैं जब कर्जा लिए हैं। गरीबों और बैंकों दोनों को लेन देन में लागत में कमी आ रही है, बता दें। एक धान्य लक्ष्मी योजना थी। ये स्वयं सहायता समूहों को भंडार गृहागारों के निर्माण के लिए नाबार्ड हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय बजट 2020-21 में धान्य लक्ष्मी योजना, ठीक है। नाबार्ड जो है पैसा देता है ताकि कोल्ड भंडार गृह, जैसे कोल्ड स्टोरेज टाइप नहीं होता है जो आप अपने खेत आलू वगैरह ले जाके स्टोरेज में रखते हैं, तो धान्य गृह लक्ष्मी योजना के तहत पैसा नाबार्ड दे रहा है ताकि आप कोई स्टोरेज अपने गांव स्तर पे बनाएं और सभी लोग अपने जो है कि कृषि उपज को उसी में रखें, फिर जब समय आने पे पैसा अच्छा मिले तो उसको बेचें। उत्तर प्रदेश के जो है कि ये कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। आलू का जो है कि ये क्षेत्र है फर्रुखाबाद, आगरा, हाथरस, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़। आम और सब्जियां के प्रसंस्करण और निर्यात क्षेत्र की बात की जाए तो लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी में होता है। बासमती चावल आप देख लीजिए बच्चों। आम का जो है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, ई नाम खूब पूछता है बच्चों।
ई नाम का फुल फॉर्म है बच्चों एक राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्यों लाया गया? ये कृषि को मार्केट और मध्यस्थों की भूमिका को कम करने के लिए। इतना दलाल हो गए थे, मध्यस्थ का मतलब दलाल। जैसे आप मान लें कृषि उपज है, आपका मान लो 50 किलो टमाटर है, आप इसको नज़दीक की मंडी में ले जाते हैं, बहुत सारे बीच में दलाल आते हैं, आपका कम रेट पे जो है कि सामान खरीद लेते हैं, फिर उसको ज़्यादा रेट पे उस टमाटर को बेच देते हैं। तो इन दलालों को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन एक व्यवस्था है, 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। 21 मंडियों को पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ा गया। इस व्यवस्था में बाजार का सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक होगा और इस पूर्व संबंधित आपको रेट पता रहेगा, आप सीधे आप उसको उसी पे बेच सकते हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम जो एपीएमसी होती है, उसमें संशोधन राज्यों को, अगर राज्य सरकार एपीएमसी में संशोधन करके चाहे तो ई नाम से जुड़ सकती है। 31 मार्च 2017 तक बात किया जाए, यह मंडी है बच्चों, मंदिर नहीं है। जोड़ने वाली मंडियों में गुजरात की 40 मंडियां शामिल है ई नाम से, उत्तर प्रदेश की 67 मंडियां ई नाम से शामिल हो गई। ई नाम से जितनी मंडियां शामिल है वहाँ पे आप जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके सामान की खरीद बिक्री होगी, बीच के दलाल हट जाएंगे बच्चों, और सीधे लाभ जो है किसान के खाते में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। कृषि के शोध संस्थान भी हैं। कौन कौन से शोध संस्थान है आपको देख लेना है बच्चों। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में, याद रखना। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका जो है कि आपका गाजियाबाद में हमने बताया। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों के लिए अनुसंधान आपका लखनऊ में होता है। केंद्रीय गन्ना जो अनुसंधान है वो भी लखनऊ में है, ठीक है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में खोला गया है। भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान बच्चों हिसार में। हाँ, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान आपका अंबिकापुर में राजस्थान में। हाँ, टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर में है। साथ ही में जो है कि बैल अनुसंधान पूछ दे तो वो भी अंबिका नगर में है राजस्थान में। आनंद जो है वो दुग्ध राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड है। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान नागपुर में है। तो ये सारे अनुसंधान है। आप देखेंगे यहाँ पे झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है। कोलकाता में केंद्रीय पटसन और संबंधी रेशे अनुसंधान। कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। केंद्रीय शुष्क कृषि आप ध्यान देना हैदराबाद में। अब राजमुंदरी में तंबाकू का अनुसंधान किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भी एक अनुसंधान संस्थान है, देख लो यहाँ पे केंद्रीय कृषि अनुसंधान। कोयम्बटूर में गन्ना वाला है। कोची में समुद्र मत्स्यन पे यानी समुद्री मछली पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बच्चों फसलों की बीमा कराई जाती है। इसमें रबी, खरीफ और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को शामिल किया जाता है। कौन कौन फसल शामिल है फसल बीमा में, ध्यान देना है। रबी है, खरीफ है, वाणिज्यिक और बागवानी है। आप बात करेंगे खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम किसानों को देना होता है। रबी फसलों के लिए 1.5% जमा करना होता है और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। सरकार सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90%, बचा नहीं हुआ, बचा हुआ 90% या उससे कम होता है तो यह भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों द्वारा दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना 2016 में जो चली बच्चों, ये आज तक बड़े किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। किसी सीमांत कृषक जो 80% है उनको आप फसल बीमा योजना का लाभ लेते हुए नहीं देख पाएंगे, समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदा, अच्छा जैसे आग लग गई, चोरी होना आदि, इसको शामिल नहीं किया गया है। फसल बीमा योजना में जो प्राकृतिक आपदा को शामिल किया गया है। यह योजना एक राष्ट्र एक योजना पर निर्भर है। अच्छा एक चीज़ और आप देख लीजिए, अब हम आयात किन किन चीज़ों का करते हैं, ज़्यादातर वनस्पति तेल का पूछता है, ताज़े फल का भी आयात करते हैं, दाल का भी, काजू का भी, मसाले का भी। ये 10 कृषिगत आयात हैं और 10 कृषिगत निर्यात यानी जिसको हम बेचते हैं बाहर। सी फूड यानी समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, चीनी, ये मसाले, गेहूँ, खाद्य तेल, फसल, फल और सब्जी, ये बेचते भी हैं यानी निर्यात भी करते हैं, और इनका कमी होने पर आयात भी करते हैं हम। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा निर्यात समुद्री उत्पाद ये बासमती चावल है।
डीडी किसान चैनल शुरू किया गया था। कृषि में नई तकनीक, किसानों की समस्या से जुड़ा एक कार्यक्रम था। किसानों की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए किस कृषि से संबंधित उनको जो है कि आधुनिक बनाया जाए। ये किसान चैनल देश की 1000 मंडियों के भाव बिजनेस चैनलों की तरह नीचे की पट्टियों पे देता रहता है बच्चों। मौसम की जानकारी भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 से चल रहा है। इसका काम ये है कि आप इसको डायल करके नंबर इसका 7 दिन प्रायः 7 से शाम 7 बजे तक आप किसान कॉल सेंटर से आप जो है कि किसी भी प्रकार की कृषि संबंधित जानकारी आप ले सकते हो। एक है केसीसी योजना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अगस्त 1998 से शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्य योजना। इसका कार्यान्वयन वाणिज्यिक बैंक, कार्यान्वयन को मतलब इस कौन कौन देता है? वाणिज्यिक बैंक हम बता चुके हैं, SBI UBI ये सब वाणिज्यिक बैंक है। केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों से आप केसीसी बनवा सकते हो। और इसका संचालन कौन करता है? तो नाबार्ड करता है। केसीसी जो बनवाते हैं ये कृषि पे ऋण के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए, खेती में सुधार के लिए 3 वर्षों के लिए ये वैध होती है। ये कार्ड की वैधता 3 साल तक होती है। और प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य चीज़ों से होने वाली फसल के नुकसान पे ऋण का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि आपके कृषि में अतिरिक्त लागत लग गई तो आप ऋण की सीमा बढ़ा भी सकते हैं। और किसान की दुर्घटना मृत्यु होने पे 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक बीमा का भी प्रावधान है। कितना इंपॉर्टेंट है केसीसी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अगर बात करेंगे, विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। ये प्रत्येक जिले में बेटा एक मृदा स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ से आप अपनी मुट्ठी जेब में भर के ले जाएंगे ना, तो जिले पे आपके मिट्टी की जांच हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जब शुरू किया था तो उसमें कहा था स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था कि मिट्टी अपनी स्वस्थ रहे और खेत हमारा हरा रहे। खाद्य सुरक्षा के बारे में कहा जाता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, जो FAO है बच्चों, ये खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार व्यक्तियों को सही समय पर उनके आवश्यक बुनियादी भोजन की ज़रूरत अगर भौतिक और आर्थिक दोनों रूपों से उपलब्ध होती है तो उसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा पूछ सकता है कि अगर खाद्य सुरक्षा का मतलब परिभाषा ये है कि आपको भोजन, उचित भोजन, सही भोजन आपको मिल रहा है। जैसे मान लो कि व्यक्तियों को सही समय पर उनके आवश्यक बुनियादी भोजन मिल रहा है, भौतिक और आर्थिक दोनों रूप से, तब उसको खाद्य सुरक्षा। प्रति व्यक्ति कितनी खाद्य उपलब्धता है इस देश में? अनाज हर एक आदमी के लिए 514 ग्राम है अनाज अपने देश में। दाल एक आदमी के लिए 53 ग्राम प्रतिदिन हमारे देश में। अगर सभी व्यक्ति एक दिन में 53 ग्राम दाल खाएं तो हमारे देश में जो है कि दाल बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर 53 ग्राम से 60 ग्राम खाने लगे तो हमको खरीदना पड़ेगा। चाय 840 ग्राम एक साल में एक आदमी के लिए है। अगर 840 ग्राम से ज़्यादा चाय आप पी जाते हैं, चाय बनाकर सारे लोग 140 करोड़ 44 करोड़, तो समझ लो कि हमको चाय बाहर से खरीदना पड़ेगा। कॉफ़ी हमारे यहाँ पर व्यक्ति 100 ग्राम है। कपड़ा 42 मीटर बेटा, कपड़ा कम पहना करो, 2 अच्छा वैसे भी 4-5 मीटर में पैंट शर्ट हो जाएगा, तो तभी 8 कपड़े से ज़्यादा आप नहीं पहन सकते। अंडा 95 है, खाद्य तेल 22 लीटर है, चीनी 20 किलो, और गेहूँ 444 ग्राम, और गेहूँ कह रहे हैं दूध। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में समझ लीजिए बच्चों, ये हम आपको बताएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1950 से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इसके 6 अंग थे उस समय। राशन या सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। सहकारी उपभोक्ता भंडार भी था, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार था, नियंत्रित कपड़े की भी दुकान मिलती रहती थी, कपड़ा सस्ता मिलता था, सुपर बाजार भी होता था, मिट्टी के तेल जो है सस्ते दाम पे मिलते थे। ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता था। लेकिन नवीकृत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई वो 1992 में शुरू की गई। ये 15 अगस्त 1995 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इसके अंतर्गत 6 प्रमुख आवश्यक वस्तु, गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कोयला को भी शामिल किया गया। यानी इतनी चीज़ें आपको जो है कि सस्ते दाम पे मिलती थी, सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। चाय, साबुन, दाल नहीं बच्चों, दाल, चाय, साबुन, दाल, आयोडीन युक्त नमक को भी इसमें जो है शामिल किया गया था नवीकृत सार्वजनिक। अच्छा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसको शुरू किया गया 1 जून 1997 को। इसमें गरीबी रेखा के नीचे और अंत्योदय अन्य योजना वाले जो कार्ड है, सफ़ेद का कार्ड,
ध्यान रहे, सफ़ेद का कार्ड सबसे गरीब कार्ड होता है, लाल का और सफ़ेद का कार्ड है। मानकों के लिए 6 करोड़ परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार की दर से जो है दिए जाने का लक्ष्य घोषित किया गया, तथा गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले कुछ एपीएल कार्ड हैं, पीयर का कार्ड, पीला वाला कार्ड, इसको जो है ना अगर स्टॉक में उपलब्धता है, बचा हुआ है अनाज, तो उनको भी 15 केजी से 20-30 केजी के बीच में उनको भी दे दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना बच्चों। ये कांग्रेस गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट काम था बच्चों। इसमें क्या कहा गया कि इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कहा गया कि 75% ग्रामीण आबादी या 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया। इसमें बीपीएल परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, अंत्योदय अन्न योजना वालों को कहा गया कि 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो मोटा अनाज हम आपको देंगे 35 केजी। 3 नवंबर 2016 को देश के सभी 36 राज्यों के अनुशासित प्रदेश में जो है कि यह कानून को लागू कर दिया गया। यह कानून है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कानून बना है बच्चों। इसी कानून के तहत प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना चल रही है, जो आज हर महीने देखोगे बच्चों जाके राशन की दुकानों पे कि फ्री में अनाज मिलता है। और ये कहा गया कि खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% से कम होना चाहिए। एक देश एक राशन कार्ड वाली योजना थी, जो 1 जून 2020 को एक देश एक राशन कार्ड 20 राज्यों में शुरू किया गया। याद रखना, ये पूछता है, ये उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुरू किया था। ठीक है, खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के बारे में हमने बता दिया था बच्चों। भारतीय खाद्य निगम जो है ना बच्चों, एफसीआई जो है ना, वही खाद्य वितरण प्रणाली के लिए सारा अनाजों की खरीद बिक्री करके भंडारण की रहती है, और वही जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह दुकानों पे वहीं से अनाज आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में हमने पूरी बातें बता दी, ये वही दोबारा दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे कि 50% से अधिक नहीं होगा। साथ ही राशन कार्ड को, अच्छा एक चीज़ और है, राशन कार्ड कैसा होना चाहिए, तो वो गृहस्थ परिवार के सबसे वरिष्ठ महिला के नाम जारी किया गया। आजकल महिला मुखिया बनाई जा रही हैं। अगर उसमें ये भी शामिल किया गया कि गर्भवती महिलाओं को 6 माह तक जो स्तनपान कराने वाली हैं उनको 600 रुपये जो है कि उनको पेंशन भी दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा। और 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार और राशन घर ले जाने का अधिकार भी होगा। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने की नोडल एजेंसी है। खाद्यान्न जो होता है देश में, उसको खरीद के उसको स्टोर करके एफसीआई उसको स्टोर की रहती है, उसका वितरण करती है, उसका भंडारण करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 को संपदा योजना शुरू की गई। कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास हेतु यह योजना शुरू की गई। कृषि संपदा योजना 2017 से लागू है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात कर लें। डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा? डब्ल्यूटीओ ने कहा ना कि कृषि छूट है, छोटे नहीं छूट, कृषि छूटों को ना पीटीओ के रूप में जो है कि संबोधित किया है, पेटियों के रूप में, पेटी। अच्छा, इसका क्या योगदान है? तो हरित पेटी का अर्थ मतलब है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स का मतलब सब्सिडी को स्वीकृत देता है। अगर डब्ल्यूटीओ मान लो 10 फसल को फिक्स कर दिया, गेहूँ, चावल, धान, मान लो 10 फसल, तो उसको अगर उसने ग्रीन पेटी में डाला हुआ है तो आप उस पर सब्सिडी दे सकते हैं। सरकारों को कहता है भैया सारी सरकारें अपने ग्रीन पेटी वाले फसलों पे छूट दें। पीली पेटी ऐसी है, येलो पेटी, कि इस पर जो है कि सब्सिडी को कम करने के लिए कहता है। जैसे अगर मान लो कि येलो पेटी में उसने हमारे देश की यूरिया को रख दिया, मान लो सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे, तो यूरिया में जो भारत सरकार सब्सिडी देती है ना बच्चों, धुआंधार सब्सिडी देती है। यूरिया अगर मान लो आपको 500 मिलता है तो यूरिया की लागत है 1000, तो 500 की छूट दे रही है। तो अगर यूरिया को डब्ल्यूटीओ पीली पेटी में डाल दे तो इसका मतलब है कि आपसे कह रही है कि भैया आप 500 की सब्सिडी मत दीजिए, क्योंकि किसान उस खाद को, उस यूरिया को खेत में डालकर जो खेत से उत्पादन कर रहा है वो हमारे दूसरे देशों में बेच रहा है। अब वो जो यूरिया है आपके पर्यावरण नुकसान पहुंचा रही है, जो दुनिया की मिट्टी को ख़राब कर रही है। अब व्यापार में भी आप धुआंधार डंप कर दे रहे हैं तो उस देश का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। तो इन सब कारणों से जो है कि ये पेटियाँ बनाई गई है। तो येलो पेटी का मतलब है सब्सिडी को कम करना, और रेड पेटी में जिस जो है कि आपको फसल या जिस भी प्रोडक्ट को आपको रख देगा उसको आप पूर्णतः आपको उस पर सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। ये डब्ल्यूटीओ का भी दबाव होता है देश में सरकारों के ऊपर। देश के 5 प्रमुख दूध उत्पादक अगर राज्य की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे राजस्थान दिया है, लेकिन यूपी है हमारे यहाँ पहला।
मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्रा है। अंतिम राज्यों में दमन दीव, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, मिजोरम वगैरह है। मछली उत्पादन में बात किया जाए बच्चों तो पहले पे आंध्रा है, बंगाल है, कर्नाटका, उड़ीसा। ये 2021-22 का डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, एक बार इंटरनेट से देख लीजिएगा। मछली उत्पादक में शीर्ष राज्य की बात करें तो ये राजस्थान है। मीठे जल वाला यानी कि मीठे जल यानी नदियों वाले सागरी जल में गुजरात सबसे आगे है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। और देश की बात करें तो चीन पहले नंबर पे, पेरू दूसरे नंबर पे। प्रमुख कृषि बोर्ड ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है पूछता है बच्चों, बेंगलुरु में। चाय बोर्ड, अरे रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता में है, ध्यान देना, चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला कोच्चि। राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट नई दिल्ली। अब कुछ प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में बात कर लें, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। ये तो बताएं ना बच्चों काफ़ी, लेकिन फिर भी आप देख लो। गन्ना, अच्छा गन्ना के प्रजनन पे कोयम्बटूर। डेयरी अनुसंधान करनाल। हाँ, काफ़ी कुर्ग में, काफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर में है। और केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है कर्नाटक में, और काफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर में है कर्नाटक। जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद। टिड्डा चेतावनी जोधपुर बताया। कृषि विपणन फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर। केंद्रीय चारा हैसर। विवेकानंद पर्वती अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। आप लघु कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। जैव वाला गाजियाबाद बताए हैं। पशु के बारे में पशु स्वास्थ्य पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा जीव संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य जालंधर। ये सारे हैं। पटसन वाला कोलकाता और ये प्राकृतिक रेजिन्स वाला रांची। फलों के बारे में बात कर लो, 21-22 का डाटा हम आपको दे रहे हैं बच्चों। आम में सबसे पहले आंध्रा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अंगूर में महाराष्ट्र पहले नंबर पे। अमरूद में यूपी पहले नंबर पे है। अनार में महाराष्ट्र, ठीक है। सेब में जम्मू कश्मीर। केला में आंध्रा है। काजू में महाराष्ट्र। खरबूजा में यूपी है भैया अपना। मौसम्मी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। मौसम्मी। नींबू आंध्र प्रदेश गुजरात। पपीता आंध्र प्रदेश गुजरात। नारियल में कर्नाटका है, तमिलनाडु। अनानास, नारियल का एक बार देख लेना। अखरोट में बादाम में जम्मू कश्मीर। संतरा तो एक बार जरूर देख लेना। सुपारी बच्चों देख लो कहाँ कहाँ होता है, तो कर्नाटक, केरल, असम। कोकोआ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। कटहल सबसे ज़्यादा केरला, त्रिपुरा, उड़ीसा। लीची बिहार। नाशपाती उत्तराखंड। नाशपाती वो वाली नाशपाती जो सेब जैसी लगती है। तरबूजा में, ये आंवला में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। चीकू कर्नाटका। विभिन्न फलों के शीर्ष उत्पादक, ये तो हो गया। हाँ, दुनिया में की बात करेंगे तो अंगूर में चीन और इटली में ध्यान रहे अमेरिका। आम में भारत है भैया। अमरूद में भारत है। अनानास में कोस्टारिका। सेब में चीन है। संतरा में ब्राज़ील, फिर भारत है दूसरे नंबर पे। केला में पहले नंबर पर भारत है। नींबू में पहले नंबर, केला, नींबू, पपीता याद रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन, मैक्सिको और ब्राज़ील है। अनार में उज्बेकिस्तान। अखरोट में चाइना। बादाम में अमेरिका। वारे बादाम। विभिन्न फलों के शीर्ष उत्पादक, आंवला में भारत है। सपेटो, लीची, मूंगफली में चाइना। नारियल में इंडिया, फिर इंडोनेशिया है। शीर्ष फल उत्पादक में चीन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। आलू टमाटर सॉरी शीर्ष सब्जी में पहले नंबर बंगाल, दूसरे पर यूपी। सब्जी में सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सब्जी बोई जाती है, दूसरे पे यूपी। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सुन लीजिए, दिया है कि ध्यान से सुनना है। काली मिर्च को मसालों का राजा, काला सोना। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। पूछ देता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के कुल निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का सामूहिक रूप से 50% से अधिक हिस्सा है। विश्व में काली मिर्च में सर्वाधिक उत्पादन वियतनाम में होता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है। और देश के कुल काली मिर्च उत्पादन में 94% तथा इलायची उत्पादन का 60% भाग केवल केरल से उत्पादित किया जाता है। मसाला में देख लो, मसाला वाला तो नहीं बताएंगे, मसाला वाला देखने वाली बात है बच्चों। मसाला का तुम फिर से देख लेना, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। केसर कश्मीर में, छोटी इलायची केरला तमिलनाडु, बड़ी इलायची सिक्किम में होता है, अरुणाचल में। अदरक एमपी आगे चल रहा है। हल्दी में महाराष्ट्र, मिर्चा आंध्र प्रदेश, धनिया और जीरा में गुजरात भैया।
पुष्प के बारे में तो पहले स्थान पर सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु में है पुष्प में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे दूं ना कि भारत में गेंदा का पुष्प का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मच्छर मारने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली दवाई है पेरिथ्रम नामक औषधि गुलदाउदी तथा गेंदा के फूलों से ही बनाई जाती है। अगर शीर्ष फूल उत्पादक पुष्प उत्पादक की बात करोगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। वहाँ की महिलाएं फूल लगाती हैं अपने बालों में, फूल का ज़्यादा उत्पादन होता है। खुले फूल यानी लूज फूल की बात की जाए तो तमिलनाडु पहले नंबर पर, दूसरे पे आंध्र है। कुछ विशेष तत्व की बात कर ले बेटा, बताओ भारत में गुलाब मुगलों द्वारा जो है कि ईरान तथा मध्य एशिया से लाया गया था। गुलाब के फूलों का राजा कहा जाता है। संसार में पुष्प उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली के फूल। 26 जून को गुलाब दिवस भी मनाया जाता है। विश्व के सर्वाधिक पुष्प आयातक 2 राष्ट्र में जर्मनी सबसे ज़्यादा आयात करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका। विश्व में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूल की खपत स्विट्जरलैंड में। कमाल भैया, क्या करते हैं। क्रांतियों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, नीला में मछली, खाकी क्रांति याद रखना भैया चमड़ा है। स्वर्ण रेशा को जूट कहा जाता है, पूछता है स्वर्ण रेशा क्रांति जूट। स्वर्ण क्रांति दे दे तो बागवानी और शहद। भूरी में उर्वरक क्रांति, गुलाबी में प्याज औषधि झींगा, लाल में भैया मांस टमाटर, रजत में अंडा है आपके, श्वेत में दूध है, पीली में तिलहन है और सदाबहार में कृषि का समग्र विकास। तिरंगा क्रांति के बारे में आप नहीं सुने होंगे, सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। तिरंगा क्रांति क्या है। केसर ऊर्जा क्रांति, सौर ऊर्जा को बेहतर उपयोग प्रोत्साहन है। तो श्वेत क्रांति क्या है, पशु कल्याण एवं अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित के लिए। नीली क्रांति आई थी मछुआरों के कल्याण के लिए, नदियों को साफ सफाई के लिए। द्वितीय हरित क्रांति में बात की गई कि दालों एवं जैविक कृषि को बढ़ावा दिया। एम्बर पेटी के अंतर्गत सरकार को दी जाने वाली सभी छूट शामिल है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, हमने बताया था ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, रेड बॉक्स। एक एम्बर बॉक्स पेटी छूट गई थी बच्चों। इसमें सरकार को दी जाने वाली सभी छूटों को शामिल किया गया है जो उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक पर सहायता करती है। कुछ क्रांतियों के बारे में आपने पढ़ा ही। अब अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गाइड ने सबसे पहले बच्चों 1965 में हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया था। हरित क्रांति के बारे में बता रहा हूँ, विभिन्न क्रांतियों के बारे में सुन लो ध्यान से, अब लास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का नाम विलियम गाइड ने 1965 में दिया। भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1961 से 66 में देश में अकाल, भारी तबाही के कारण भूखमरी पैदा हो गई। उसी समय जो है बच्चों, उसी समय भारत में हरित क्रांति जो एम एन स्वामीनाथन के सहयोगों से, ठीक है, ये मैक्सिको से जो है हाइब्रिड के बीजों को गेहूं, मक्का, चावल जैसे खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु तक ही सीमित रही। इसमें गेहूं चावल में वृद्धि देखी गई। 2006 के विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने दूसरे हरित क्रांति में चावल के उत्पादन को आह्वान किया था। ऑपरेशन फ्लड में आप जानते हैं इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड बच्चों श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1971 से 75 तक चला, दूसरा चरण 78 से 85 तक चला। और दूसरे चरण में कहा गया कि संकर गाय लाया जाए, अच्छी नस्ल की भैंसों को तैयार किया जाए। और तीसरा चरण जो ऑपरेशन फ्लड का था 1987 से 1966 तक चला। तो ये विभिन्न क्रांति रही बच्चों, ये पूरा मैटर हुआ। इसको आप 2 बार पढ़ जाइए और जिन जिन मैटरों को जो अपडेट है, जैसे ये 21-22 वाला ये डेटा है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादातर 90% तो सही है। ठीक है, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और ये पूरी बात कृषि के लिए है, ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर चला गया बच्चों तो मैं गारंटी लेता हूँ नहीं जाएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, शेयर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।